कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम्स में काफ़ी सारे सवाल इस टॉपिक से आते भी हैं। तो इसलिए यह टॉपिक एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और हाई स्कोरिंग भी। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है, यह एनिमल्स में कैसे होता है, ये प्लांट्स में कैसे होता है और इन दोनों में कौन कौन से हार्मोन्स पाए जाते हैं। और भी बहुत कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा, तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए। इस लेक्चर को आप तक पहुंचा रहा हूं मैं, मेरा नाम है अनुज। जब भी आप आग यानी फायर में हाथ देते हो तो क्या होता है कि आपका ब्रेन आपको बोलता है कि हाँ, हाथ हाथ के आसपास का जो एरिया है वह दिक्कत में है, तो आप हाथ हटाते हो, ना कि अपना पैर। समझ रहे हो? इस कंडीशन में क्या हुआ कि आपकी बॉडी के कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स जो थे ये बहुत ही कंट्रोल्ड वे में काम किए। ठीक है, कौन कौन से ऑर्गन्स थे वो? आपका हाथ, आईज और ब्रेन। इसी एग्जाम्पल के थ्रू आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की परिभाषा समझने का प्रयास कीजिए। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या है, एक बार आप मेरे साथ बोलो। सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी सो दैट दे कैन वर्क टुगेदर इन हार्मनी टू परफॉर्म द वाइटल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। तो हमने जो फायर वाला एग्जाम्पल लिया था उसमें कौन कौन से डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी थे? उसमें थे हैंड, ब्रेन और आई। आप सब लोगों को यह तो पता ही होगा कि एनिमल्स की तरह प्लांट्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं चल सकती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनमें जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है ये बहुत ही लिमिटेड है, उनमें भी है लेकिन थोड़ा लिमिटेड है। वहीं दूसरी ओर एनिमल्स जो हैं, एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह चल सकते हैं, फील कर सकते हैं चीज़ों। तो एनिमल्स में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का जो काम है ना, वह दो सिस्टम्स को दे रखा है। कौन कौन से? नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो है वह लाखों करोड़ों सेल्स से मिलकर बना होता है। तो उन सेल्स को क्या कहते हैं? उन सेल्स को कहते हैं अपन नर्व सेल्स। ठीक है, उन सेल्स को कहते हैं अपन नर्व सेल्स। यही नर्व सेल जो हैं वह एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस ले आते हैं। क्या ले आते हैं? इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस। ये क्या होता है, जैसे जैसे हम इस लेक्चर में आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आता जाएगा। इसमें फास्टर ट्रांसमिशन होता है। कैसा होता है? बहुत जल्दी ट्रांसमिशन होता है इन्फॉर्मेशन का। जैसे कि आपने अपना हाथ अभी आग में रखा था तो आपने बहुत ही तुरंत हटा लिया ना, जल्दी हटा लिया। नर्वस सिस्टम की कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या हैं कि इसके द्वारा जो ट्रांसमिट की गई इन्फॉर्मेशन है ना, वह उन्हीं सेल्स को पहुंचेगी जो कि नर्वस टिश्यू से कनेक्ट होंगे। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस है ना, ये लगातार प्रोड्यूस तो की नहीं जा सकती, और लगातार प्रोड्यूस नहीं की जाएंगी तो ये लगातार ट्रांसमिट भी नहीं की जा सकती। दूसरा जो तरीका है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का, वह है एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू। किसके थ्रू? एंडोक्राइन सिस्टम में कुछ सेल्स होते हैं, कुछ सेल्स होते हैं जो कि अपने द्वारा कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं और ये बाद में फिर पूरी बॉडी में ट्रांसमिट होते हैं। समझ रहे हो? पूरी बॉडी में फैल जाते हैं। लेकिन कैसे फैलते हैं? ये धीरे फैलते हैं। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज हो गया। वहीं नर्वस सिस्टम में ट्रांसमिशन कैसा था? फास्टर। यहाँ पर स्लोअर ट्रांसमिशन है। और इसका एक एडवांटेजेस क्या है कि इसके द्वारा जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर की गई ना, वो हर एक सेल को पहुँचेगी। अब इसमें ये नहीं है कि इन्फॉर्मेशन वहीं तक पहुँचेगी जहाँ तक नर्वस टिश्यू है। ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ना एंडोक्राइन सिस्टम द्वारा, ये हर एक हिस्से तक पहुंचेगी और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, अनलाइक द नर्वस सिस्टम। जब आप छोटे थे ना तब आपकी हाइट बहुत छोटी थी और आप बड़े हुए हो तो आपकी हाइट बड़ी है। ऐसा तो नहीं है ना कि कल रात को आप सोए थे छोटे और आज बड़े हो गए। ये जो बॉडी की ग्रोथ है ना, ये एक स्लोअर प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? स्लोअर। इसीलिए इसमें किसका रोल रहा होगा? ग्रोथ में रहा होगा एंडोक्राइन सिस्टम का रोल, जो कि हम देखेंगे अभी आगे। और ये बात तो आपको पता ही है कि प्लांट्स में नर्वस सिस्टम नहीं होता। नर्वस सिस्टम नहीं होता इसका मतलब नर्वस टिश्यू भी नहीं होता। लेकिन प्लांट्स में क्या होता है? कोऑर्डिनेशन जो होता है ना, वह केमिकल्स के द्वारा होता है। कुछ स्पेशल केमिकल्स पाए जाते हैं प्लांट्स में। आपने ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे सिस्टम पढ़े होंगे, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उन्हीं में से एक सिस्टम होता है ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। तो इसको आज अपन बहुत ही डिटेल में देखेंगे। ये एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है ना, वह किससे बना होता है? यह बना होता है हमारे सारे के सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इस तरफ देखो आप स्क्रीन के, इस तरफ ये एंडोक्राइन सिस्टम देख रहे हो। यहाँ पर जो कुछ भी रिप्रेजेंट कर रखा है ना, ये सारे के सारे ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स है ये स्पेसिफिकली कहें तो। ये टर्मिनोलॉजी जो है ना, एंडोक्राइन ग्लैंड्स को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि भैया ग्लैंड क्या होता है। ठीक है, हमारी बॉडी में कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि कुछ ना कुछ सिंथेसाइज और सिक्रीट करते हैं, मतलब कुछ ना कुछ सब्सटेंसेस निकालते हैं। वह सब्सटेंसेस कहाँ निकालेंगे? या तो वह ब्लड में निकाल देंगे, ठीक है, या फिर एपिकल सरफेस में निकाल देंगे, याद रखना। तो इसी के हिसाब से हमने ग्लैंड्स को दो टाइप्स में बांट रखा है। ठीक है, यदि कोई ग्लैंड है जो अपना प्रोडक्ट डायरेक्ट ब्लड में निकालेगा ना, उसको तो बोलते हैं अपन एंडोक्राइन ग्लैंड। और जो
ग्लैंड अपना प्रोडक्ट जो है, जो भी निकालेगा वह सरफेस पे निकालेगा डायरेक्ट, तो उस ग्लैंड को बोलेंगे अपन एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये ग्लैंड्स जो भी चीज़ निकालेंगे ना, उनमें से या तो वह हार्मोन्स होंगे या फिर एंजाइम्स होंगे या मेटाबोलाइट, ठीक है। और इन ग्लैंड्स के एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे कि स्वेट ग्लैंड हो गया, ऑयल ग्लैंड हो गया, मेमोरी ग्लैंड हो गया, है ना। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा छोड़े गए केमिकल सब्सटेंसेस को हम हार्मोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्मोन्स, समझ रहे हो। तो जो हार्मोन्स है ना, यह ब्लड के थ्रू, मतलब ब्लड में घुल जाएंगे, ब्लड के थ्रू ये स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन्स पर जाएंगे, और एक बार टारगेट ऑर्गन पर जाकर चले गए, इन्होंने अपना काम कर दिया, तो उसके बाद ये खत्म भी हो जाते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो भी केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज करेंगे ना, वह एक स्पेसिफिक ट्यूब्स के थ्रू जाते हैं, ट्यूब्स के थ्रू, समझ रहे हो। ये डायग्राम में आपको समझ में आ रहा होगा, यह स्पेसिफिक ट्यूब्स के थ्रू टारगेट ऑर्गन्स पर जाते हैं। इसीलिए हमने क्या बोला कि ये जो ग्लैंड्स है ना, ये डक्ट के साथ ग्लैंड्स हैं, ये डक्टफुल ग्लैंड्स हैं। वहीं दूसरी तरफ जो एक्सोक्राइन, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, इनमें कोई डक्ट नहीं होता, इनमें सिर्फ ब्लड होता है, ब्लड के थ्रू ही ये एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड से एग्जांपल है पीनियल ग्लैंड, जो कि अपने ब्रेन में पाया जाता है। थायराइड ग्लैंड, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते होगे, इस पिक्चर में आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि कोई भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर तो है ही नहीं, इसीलिए ये डक्टलेस ग्लैंड है। वहीं दूसरी ओर एक्सोक्राइन ग्लैंड में, ये मैंने एग्जांपल दिया है स्वेट ग्लैंड्स का। स्वेट ग्लैंड्स में आप देख रहे हो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ से ये निकल रहा है, ये ट्यूब कहाँ कहाँ जाता है, ये एपिकल सरफेस पर चला जाता है। इसीलिए इसको हमने बोला है कि भैया ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एक बार हम सारे के सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को देख लेते हैं कि ह्यूमन की बॉडी में जो जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं ना, वो ये हैं। तो वो कौन कौन से हैं वो देखिए, ये है पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी, जो कि तीनों ही ब्रेन में पाए जाते हैं। फिर उसके थोड़ा नीचे आओगे तो आपको मिलेगा पैराथायरॉयड ग्लैंड और थायरॉयड ग्लैंड। फिर एड्रिनल ग्लैंड्स, जो कि 2 होते हैं। पैनक्रियास, जी हाँ, पैनक्रियास भी एक ग्लैंड है। ये अब देखो ध्यान से, ये जो पैनक्रियास है ना, ये एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है, ठीक है। और ये टेस्टिस भी अपना एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, और ये ओवरी भी अपनी एक एंडोक्राइन ग्लैंड। सबसे पहले बात करते हैं अपन हाइपोथैलेमस की। तो हाइपोथैलेमस जो होता है वो ब्रेन में पाया जाता है, ध्यान देना, ये ब्रेन में पाया जाता है। अब ब्रेन आपको पता है कि ब्रेन नर्वस सिस्टम का भी पार्ट होता है। यदि ब्रेन नर्वस सिस्टम की भी पार्ट है और एंडोक्राइन सिस्टम का भी पार्ट है, तो इसका मतलब ये जो हाइपोथैलेमस है ना, ये लिंक है नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच, ठीक है। हाइपोथैलेमस के द्वारा आपको पता है ये ग्लैंड है हाइपोथैलेमस, तो कुछ ना कुछ हार्मोन्स भी निकालेगा। तो हार्मोन्स कौन से होते हैं इसके हार्मोन्स को बोलते हैं अपन रिलीजिंग हार्मोन्स। ये क्या करता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ना, इसके नीचे वाला ग्लैंड, उसको बोलता है, उसको मतलब सिग्नलाइज करता है कि आप भैया हार्मोन्स निकालना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ डायग्राम के थ्रू, ये देख रहे हो हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के नीचे ही आपको मिलेगा ये पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हाइपोथैलेमस क्या कहेगा, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को कहेगा कि यस, आप अपने हार्मोन सेक्रेशन को कंटिन्यू रखिए, आप अपने हार्मोन सेक्रेशन को निकालिए। अब बात करते हैं अपन पिट्यूटरी ग्लैंड की। ये कहाँ पाया जाता है, तो सिंपल सी बात है, ये ब्रेन में ही पाया जाता है और हाइपोथैलेमस के नीचे होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको बोलते हैं अपन मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये जो बाकी के एंडोक्राइन ग्लैंड्स है ना, जैसे कि पैनक्रियाज, थायराइड, ओवरी, टेस्टिस, इन सबको बोलता है कि यस, अब आप अपने हार्मोन सेक्रेशन करिए। समझ रहे हो आप मेरी बात। हाइपोथैलेमस ने पिट्यूटरी को स्टिमुलेट किया कि आप जो है वो अपने हार्मोन सेक्रेट करिए। अब जो पिट्यूटरी है ना, वो सारे के सारे हार्मोन्स को बोलेगा कि यस, अब आप अपना काम करिए। तो इस सेंस में क्या हुआ कि जो हाइपोथैलेमस है ना, ये मास्टर ग्लैंड का भी मास्टर है, समझ रहे हो। मतलब मास्टर ग्लैंड तो करता ही अपना काम, लेकिन ये इसका भी मास्टर है, क्योंकि हाइपोथैलेमस ही पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ना, ये 2 भागों में डिवाइड होता है। कितने भागों में, 2 भागों में। कौन कौन से, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इसका मतलब क्या हुआ कि एंटीरियर पिट्यूटरी कोई और हार्मोन निकालेगा और पोस्टीरियर पिट्यूटरी कुछ और हार्मोन्स निकालेगा। अब आप एक बार उन हार्मोन्स को देखिए जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा निकाले जाते हैं। कौन कौन से हैं, ग्रोथ हार्मोन, ट्रॉपिक हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसी को अपन एडीएच भी बोलते हैं, और ऑक्सीटोसिन। समझ रहे हो, ये पहले 3 हार्मोन है ना, ग्रोथ हार्मोन, ट्रॉपिक हार्मोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये निकाले जाते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा, ठीक है। और जो बाकी के 2 नीचे वाले 2 हार्मोन हैं, कौन कौन से, एंटी डायूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन, ये निकाले जाते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी के द्वारा, ठीक है। ये निकाले जाते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी के द्वारा। ग्रोथ हार्मोन जो है, जैसा कि आपको नाम से पता पड़ रहा है कि ये आपकी पूरी की पूरी बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ को मेंटेन करके रखता है। अब जो ट्रॉपिक हार्मोन है ना, ये भी 3 तरह के होते हैं।
थायरोट्रोपिन, कॉर्टिकोट्रोपिक और एंडोर्फिन्स। थायरोट्रोपिन क्या करता है कि ये रेगुलेट्स हार्मोन सेक्रीशन फ्रॉम थायराइड ग्लैंड, मतलब ये थायराइड ग्लैंड को बोलता है कि यस आप इतना हार्मोन सेक्रीट कीजिए, आप इससे ज़्यादा ना कीजिए, मतलब एक्चुअली रेगुलेशन का काम करता है कि थायराइड ग्लैंड से इतना हार्मोन निकलेगा। और कॉर्टिकोट्रोपिक जो है, कॉर्टिकोट्रोपिक क्या करता है, एड्रिनल ग्लैंड से कितना हार्मोन निकलेगा, रेगुलेशन करता है एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स का। और जो एंडोर्फिन्स है ये क्या करता है, इट रेगुलेट्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स टू मेक सेक्स हार्मोन्स, ठीक है। ये क्या करता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है ना, उनके हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। एंडोर्फिन्स का एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो कि है कि इट रिड्यूसेस द फीलिंग ऑफ पेन। आपको जब दर्द होता है तो आपका दर्द कम 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 करने का काम एंडोर्फिन्स का ही होता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट करता है फीमेल्स में मेमोरी ग्लैंड्स की, मतलब ये एक्चुअली मिल्क प्रोडक्शन में काम आता है। और एंटी डायूरेटिक हार्मोन, याद रखना इसको बोलते हैं अपन एडीएच, ए डी और एच, मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये बेसिकली क्या करता है, ये अपनी बॉडी में वाटर बैलेंस करता है, वाटर बैलेंस इन द बॉडी। और ऑक्सीटोसिन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, कहाँ से निकलता है आपको पता होना चाहिए, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। इसको अपन बोलते हैं बर्थ हार्मोन, ठीक है। बर्थ हार्मोन क्यों, क्योंकि जब डिलीवरी होती है तो कॉन्ट्रैक्शन जो होता है ना यूट्रस का, वो इसी हार्मोन के द्वारा किया जाता है। और इसको अपन मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी बोलते हैं। ये भी टर्मिनोलॉजी बहुत ही कॉमन और इम्पॉर्टेंट भी है। तो हमने ब्रेन में अभी तक दो ग्लैंड्स के बारे में पढ़ लिया है, कौन कौन से, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी। अब हम बात करते हैं ब्रेन के तीसरे ग्लैंड की, पीनियल ग्लैंड। ये कहाँ पाया जाता है, ब्रेन के एकदम सेंटर में पाया जाता है, मिडल में पाया जाता है। और इसके द्वारा एक हार्मोन निकलता है, कौन सा, मेलाटोनिन, इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली क्या करता है, स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करता है, मतलब कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है, इन सब का काम किसके ऊपर होता है, पीनियल ग्लैंड के ऊपर। ये साइड में फिगर देख रहे हो, इसी के आसपास पाया जाता है अपना लैरिंग्स। और इस लैरिंग्स के बेस पर एक ग्लैंड पाया जाता है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड पाया जाता है, जिसका नाम होता है थायराइड ग्लैंड। आपने बहुत बार सुना भी होगा। तो ये बेस, इट इज़ प्रेजेंट एट बेस ऑफ लैरिंग्स, लैरिंग्स के एकदम बेस पर पाया जाता है। इसके द्वारा हार्मोन्स निकलते हैं, कौन कौन से, थायरोक्सिन और कैल्सिटोनिन। थायरोक्सिन क्या करता है, बेसिकली सेल्यूलर ऑक्सीडेशन में काम करता है। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का मेटाबॉलिज्म करता है, मतलब उनको पचाने में काम करता है। और जो कैल्सिटोनिन है ना, मेरा बात ध्यान से सुनना, जो कैल्सिटोनिन है ये कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल को डिक्रीज करता है जब वह ज़्यादा हो जाता है। क्या करता है, डिक्रीज करता है जब वह ज़्यादा हो जाता है। कुछ ऐसा ही काम लेकिन एकदम इसके अपोजिट कौन करता है, पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड क्या करता है, बेसिकली पहले देख लेते हैं कहाँ पाया जाता है। ये थायराइड ग्लैंड है ना, थायराइड ग्लैंड के बैक साइड में एक 4 छोटे छोटे ओवल स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो होते हैं थायराइड ग्लैंड। इसके द्वारा जो हार्मोन्स निकलता है, एक ही हार्मोन निकलता है जिसका नाम है पैराथार्मोन। क्या, पैराथार्मोन। ये बेसिकली क्या करता है, ये भी कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल को रेगुलेट करता है, लेकिन ये क्या करता है, ये बेसिकली इंक्रीज कर देता है इसके लेवल को। मतलब जो थायराइड ग्लैंड था वो क्या कर रहा था, कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल को डिक्रीज कर रहा था। जो पैराथार्मोन है, जो पैराथायराइड ग्लैंड है, ये कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल को इंक्रीज कर देता है। एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड्स, ये जो है ना अपने हर एक किडनी के ऊपर होता है। अपने में किडनी कितने हैं ह्यूमन बॉडी में, 2 होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एड्रिनल ग्लैंड भी 2 ही होते हैं। ये रहा एक एड्रिनल, ये रहा दूसरा एड्रिनल। इसके भी 2 पार्ट होते हैं। एक एड्रिनल ग्लैंड को उठाएंगे ना तो इसमें भी 2 पार्ट मिलेंगे आपको, कौन कौन से, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स कोई और हार्मोन निकालेगा और एड्रिनल मेडुला कोई और ही हार्मोन निकालेगा। एड्रिनल ग्रंथियों के द्वारा 2 हार्मोन्स निकलते हैं, कौन कौन से, एड्रेनालाइन और कॉर्टिकॉइड्स। एड्रेनालाइन जो है वो बेसिकली एड्रेनल मेडुला से निकलता है और कॉर्टिकॉइड्स जो हैं वो बेसिकली एड्रेनल कॉर्टेक्स भाग से निकलते हैं। और इन दोनों हार्मोन्स को क्या कहा जाता है, इन दोनों हार्मोन्स को कहा जाता है इमरजेंसी हार्मोन्स, ठीक है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अब आप सोच रहे होगे कि ये कौन सा ग्लैंड है, तो एक्चुअली ये कोई ग्लैंड नहीं है, ये ग्लैंड का पार्ट है। मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए, ये नहीं, हाँ ये देख रहे हो आप, ये है अपना पैनक्रियास, मतलब अग्नाशय। तो इसका मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली दो भाग होते हैं। ये मिक्स्ड ग्लैंड है, ये एंडोक्राइन भी है, ये एक्सोक्राइन भी है। तो पैनक्रियास का जो एंडोक्राइन भाग है वो पढ़ रहे थे हम अपन, कौन सा भाग पढ़ रहे थे, एंडोक्राइन, जो कि क्या है, वो है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। कहाँ ये, तो ये रहा आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये कहाँ पाया जाता है, सिंपल सी बात है, स्टोमक के नीचे ही पाया जाता है। इसके द्वारा 2 हार्मोन्स निकलते हैं, कौन कौन से, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। याद रखना, इंसुलिन और ग्लूकागॉन, ये गॉन है,
ठीक है। इंसुलिन का काम क्या होता है कि जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल है ना, इसको कम करना। क्या करना? कम करना। और उधर ही ग्लूकागोन का काम क्या होता है कि ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है उसको बढ़ा देना। मतलब इंसुलिन और ग्लूकागोन दोनों एकदम उल्टे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? इंसुलिन क्या करता है, जो ज़्यादा ग्लूकोज होता है ना उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, मतलब ग्लूकोज को कम ही कर रहा है। और जो ग्लूकागोन है वह क्या करता है कि जो ग्लाइकोजन स्टोर हो रखा है उसको ग्लूकोज में बदल देता है। इसका मतलब यह ग्लूकोज की लेवल बढ़ा रहा है। अब बचते हैं लास्ट के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड। इन दोनों ग्लैंड्स को हम कलेक्टिवली बोलते हैं रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। कौन कौन से हैं? ओवरीज है एक तो, या और एक टेस्टिस है। तो जो ओवरी है ना, ये फीमेल्स में ही पाया जाता है, ये मेल्स में नहीं पाया जाता। ये बहुत ही स्पेसिफिक होता है और ये पेल्विक कैविटी में पाया जाता है। ओवरीज के द्वारा जो हार्मोन्स निकाले जाते हैं वह बेसिकली क्या काम करते हैं? उनका काम होता है फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स को बढ़ाना, डेवलपमेंट करना और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स लाना। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इसका मतलब होता है जो भी एक्सटर्नल चेंजेस आते हैं ना एक वुमेन में, जैसे कि इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, इंक्रीज ऑफ हाइट, इन सबको अपन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बोलते हैं। तो ये कैसे आए? ये भी हार्मोन से आए होंगे। और वे हार्मोन किसने सेक्रेट किए? ओवरीज ने। ओवरीज के द्वारा दो हार्मोन्स कौन कौन से सेक्रेट होते हैं? ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। इन दोनों का काम लगभग लगभग सेम ही होता है, ठीक है। फिर आता है अपना टेस्टिस। टेस्टिस जो है वो फीमेल्स में नहीं पाया जाता, यह सिर्फ मेल्स में पाया जाता है। यह स्क्रोटम में होता है मेल्स के। हार्मोन्स कौन सा निकलता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन ये क्या करता है? वही काम करता है, मतलब डेवलपमेंट ऑफ मेल जेनिटल ऑर्गन्स। और इसका भी काम होता है मेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स लाना, मतलब डेवलपमेंट ऑफ थिक हेयर्स इन माउथ, है ना, मतलब चेहरे पर छोटे छोटे बालों का आना। ये सब होता है टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन एक हार्मोन है जो कि किसके द्वारा निकल रहा है? ये निकल रहा है टेस्टिस के द्वारा। लेकिन आपको इस बीच एक बात बहुत ही क्लियर होनी चाहिए कि ये जो सारे ग्लैंड्स हैं ना, ये हार्मोन्स कब निकालेंगे? यह ग्लैंड्स तभी हार्मोन निकालेंगे जब पिट्यूटरी ग्लैंड इनको स्टिमुलेट करेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड इनको कहेगा कि हाँ अब आप हार्मोन निकालना शुरू कीजिए। और एक और बात याद रख लो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन कहेगा कि आप इनको बोलो कि ये काम करें? पिट्यूटरी ग्लैंड को कहेगा हाइपोथैलेमस। तो इस सेंस में क्या हुआ कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो मास्टर ग्लैंड हुआ, और जो हाइपोथैलेमस है ये मास्टर ऑफ द ग्लैंड हुआ। अब एक समय के लिए सोच लिए कि सारे के सारे जो ग्लैंड्स हैं इन्होंने मतलब एबनॉर्मल हो गए सारे। या तो इन्होंने बहुत ज़्यादा सेक्रेट कर दिया कोई हार्मोन, या फिर बहुत ही कम कर दिया सेक्रेट। तो दोनों केसेस में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। हम बोलते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कि हार्मोन्स जो है ना ये एकदम राइट अमाउंट में होने चाहिए, मतलब ना तो ज़्यादा और ना ही कम, वरना तो स्थिति खराब हो जाएगी। जैसे कि ग्रोथ हार्मोन है, मैंने आपको बताया कि ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ को देखता है। यदि इसका हाइपो का मतलब होता है लेस, मैं लिख देता हूँ। हाइपो का मतलब होता है किसी चीज़ का कम, और हाइपर का मतलब होता है किसी चीज़ का ज़्यादा। यदि ग्रोथ हार्मोन बहुत ही कम हो गया, हाइपो सेक्रीशन हो रहा है ग्रोथ हार्मोन का, तो आप क्या रह जाओगे? बॉने डॉर्फिज्म हो जाएगा। आपको क्या हो जाएगा? डॉर्फिज्म। आप बहुत ही छोटे छोटे ह्यूमन बींग्स इन इसकी तरह आप रह जाओगे। लेकिन इसी ग्रोथ हार्मोन का बहुत ज़्यादा हो गया ये सेक्रीशन, यदि यही ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा अमाउंट में निकल गया तो क्या होगा? तो आप ऐसे हो जाओगे, आपको क्या हो जाएगा? गाइगेंटिज्म, मतलब बड़े बड़े ह्यूमन बींग्स हो जाओगे, ठीक है। अब आते हैं इंसुलिन पर। इंसुलिन यदि कम निकलना शुरू हुआ तो क्या होगा? आपको डायबिटीज़ हो जाएगी। डायबिटीज़ क्यों होगी? क्योंकि इंसुलिन क्या करता है? बेसिकली ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करता है ना। यदि इंसुलिन ही कम निकलेगा तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम ही होगा ना। तो फिर क्या होगा? आपको डायबिटीज़, मतलब ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगी। समझ रहे हो? तो हार्मोन्स का राइट अमाउंट में होना बहुत जरूरी है। थायराइड हार्मोन देखिए, थायराइड हार्मोन कौन से निकलते हैं? हाइपर थायरॉइडिज्म। यदि थायराइड हार्मोन ने जो थायरॉक्सिन है वो बहुत ज़्यादा निकाल दिया तो क्या होगा? आपको हाइपर थायरॉइडिज्म। लेकिन ये जो थायरॉक्सिन है ना ये कम भी नहीं होना चाहिए। ये जो थायरॉक्सिन है ये कम भी नहीं होना चाहिए। यदि ये कम हुआ तो क्या होगा? आपको हो जाएगा क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म क्या होता है? मान लो ये बेसिकली एक मदर प्रेग्नेंट वुमन में ही होता है। प्रेग्नेंट वुमन मान लीजिए उसको थायराइड हार्मोन उसमें बहुत कम निकल रहा है, तो हाइपो एक्टिविटी हो रही है थायराइड हार्मोन की। तो जब उसके पेट में उसके जो भ्रूण अवस्था में बच्चा है उसको उसका जो मेंटल डेवलपमेंट है, उसका जो शारीरिक विकास है ना वह नहीं हो पाएगा, और उस बीमारी को बोलते हैं क्रेटिनिज्म। जैसे कि देखिए इनको क्रेटिनिज्म ही हो रखा है, ठीक है। और जो थायरॉक्सिन का सिंथेसिस कराना है ना आपको, तो उसके लिए आयोडीन एक बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। आयोडीन खाते रहिए तो थायरॉक्सिन सही होता रहेगा। और यदि आयोडीन कम हो गया तो क्या हो जाएगा? घेंगा। घेंगा मतलब गोइटर, जैसे कि आप इधर देख ही सकती हो, इनको क्या हो रखा है? गोइटर, ठीक है। तो आज की डिस्कशन से हम एक कंक्लूजन निकालना चाहें तो क्या निकाल सकते हैं कि जो हार्मोन्स का अमाउंट है ना ये बहुत ही स्पेसिफिक होना चाहिए, ना तो ज़्यादा ना ही कम, वरना बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हो सकती हैं।
सो अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको इस लेक्चर से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। सो थैंक यू, बाय बाय।